हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हरीश फिजिक्स एकेडमी। हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन, जिसमें आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने ग्रेविटेशन में बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बेसिक्स ग्रेविटेशन क्यों आया है, वो सब चीज़ें हमने देखी है। तो आप लेक्चर 1-2 में देख सकते हैं। तो आज का हमारा ये जो तीसरा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्लैनेट के मोशन से और केपलर्स लॉ के क्या। अगर हम बात करते हैं मोशन ऑफ प्लैनेट की बात करें, केपलर्स लॉ की बात करें, तो इसकी शुरुआत जो होती है वो 17वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में होती है, जिसमें यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम जॉन्स केपलर था, जिन्होंने जहाँ जॉन्स केपलर ने मोशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में बताया कि अगर जो प्लैनेट्स मोशन होते हैं उन प्लैनेट्स में किस तरह से मोशन होता है, उसके लिए उन्होंने क्या किए, लॉ दिए। तो हम 3 लॉ दिए हैं, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो उन्होंने लॉ दिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट दिया उन्होंने। कि पहले का लॉ क्या बोला है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये पहला उनका लॉ है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब ये लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, इसको हम पहले देख लेते हैं। तो उन्होंने अपने पहले लॉ में बताया ईच प्लैनेट revolves around the sun in elliptical orbit, ठीक है, with sun at one of the focus of ellipse तो उन्होंने पहले लॉ में बताया ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट वन ऑफ द फोकस ऑफ एलिप्स। तो उनका कहने के अनुसार क्या था, पहला लॉ है, ये अगर हमारा सन है, यहाँ सन है, तो अगर कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है तो इस तरह से एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा। अगर मान लीजिए यहाँ सन है, कोई प्लैनेट है, अगर रिवॉल्व हो रहा है इस तरह से, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा। ये सन हो गया, यहाँ जो प्लैनेट हो गया है, ये प्लैनेट मान लो पी हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ये पहला लॉ है केपलर्स का। तो ये पहला लॉ हो गया। अभी हम क्या देखेंगे, दूसरा लॉ क्या, इसको यहाँ निकाल देते हैं हम। अभी दूसरा लॉ पढ़ने जा रहे हैं हम। सेकेंड लॉ था क्या, लॉ ऑफ एरिया। उन्होंने क्या बताया, लॉ ऑफ एरिया, ये बताया सेकेंड लॉ में, ठीक है। अब सेकेंड लॉ बताया उन्हें, लॉ ऑफ एरिया। तब इसका पहले क्या करते हैं हम, इसका भी डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या होता है। द वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट revolve around the sun is not uniform, but changes such that the line joining planet to sun sweep equal area in equal time, ठीक है। ये उनका हो गया सेकेंड लॉ। एक अकॉर्डिंग टू इसके लॉ क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इज नॉट यूनिफॉर्म बट चेंजेस सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप इक्वल टू एरिया इक्वल टू टाइम, ठीक है। अभी उसमें उन्होंने क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे ये है सन है, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर हमारा कोई प्लैनेट है तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसमें, सन इज नॉट यूनिफॉर्म। तो जो जिसकी वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई प्लैनेट है, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ बनाया था, तो मान लीजिए हमारा प्लैनेट पी है, ठीक है। ये प्लैनेट मूव हुआ, ए से बी पहुँचा, यहाँ पे ए था, ए पोजीशन से बी पोजीशन पहुँचा, फिर प्लैनेट यहाँ सी से डी आया, फिर सी डी ई आया, यहाँ पर आया, उसके बाद ये क्या आया, ये पे आ गया, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा, यहाँ प्लानेट आ रहा है, फिर प्लानेट यहाँ आ रहा है, ये एरिया हो गया, ठीक है। फिर ये एरिया हो गया, यहाँ पे सन है, ठीक है। ये हो गया ऐसे ऐसे, यहाँ पे एरिया हो गया जो प्लानेट ट्रेवल कर रहा है A to B के जाने के लिए। ये हो गया जब C to D जाता है, और ये हो गया हमारा प्लानेट जब E to F जाता है। ये इस तरह से हो गया, ठीक है। ये प्लानेट यहाँ से मूव हुआ, B पे गया, B से C को, C to D को ही ऐसा इस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो प्लानेट जो मूव हो रहा है, तो इनका जो टाइम होगा डेल्टा टी सबके लिए इक्वल होगा। ये दोनों के सबके लिए क्या होगा, जो हमारा टाइम होगा रोटेट होने के लिए, और डेल्टा टी सबके लिए हर एरिया के लिए इक्वल रहेगा। मतलब जितना टाइम ये एरिया कवर कर रहा है, उतने टाइम ये भी एरिया करेगा, उतने टाइम में ये भी एरिया कवर करेगा रोटेट होने, रिवॉल्व होने के लिए। ये सबके लिए सेम टाइम लगेगा। तो और इसमें जो एरिया है, चाहे एरिया ASB हो, चाहे एरिया CSD हो, या एरिया AD, ये सब एरिया क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये सारे एरिया इक्वल रहेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब अगर हमारा प्लानेट क्या होगा, नियर टू द सन होगा, जब हमारा प्लानेट नियर टू द सन होगा, सन के नज़दीक होगा, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम होगी। जब अगर हमारा प्लानेट क्या होगा, सन से दूर रह जाएगा, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी मिनिमम होगी, मतलब उसकी वेलोसिटी कम होगी। जब हमारा प्लानेट इसके सन के पास रहेगा, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। तो जब अगर सन के दूर जैसे प्लानेट हमारा चला जाएगा, तो उसका जो वेलोसिटी हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। वो इससे हमें पता चलता है। तो ये हमारा हो गया केपलर सेकंड लॉ। अभी हम देखेंगे केपलर थर्ड लॉ के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं ये। तो जो तीसरा है वो है लॉ ऑफ पीरियड। तो ये है लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या है वो हम देखते हैं। इसका डेफिनेशन लॉ ऑफ पीरियड्स का क्या है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड्स, द स्क्वायर ऑफ पीरियड्स of revolution of any planet about the sun is directly proportional to the cube of its mean distance from the sun। So ये क्या कहलाता है हमारा, तो ये क्या कहलाता है हमारा लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। तो अभी इसी को हम अगर फॉर्मूला बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, तो कैसे बनेगा, तो क्या बोल रहा है ये, स्क्वायर ऑफ द पीरियड रेवोल्यूशन। तो मान लो जो हमारा रेवोल्यूशन पीरियड है, तो हमारा टी है, ठीक है। ये हमारा कैपिटल टी है, क्या है हमारा कैपिटल टी रेवोल्यूशन पीरियड है। ये टी क्या हो गया, रेवोल्यूशन पीरियड, ये हो जाएगा रेवोल्यूशन पीरियड हो गया। अभी क्या बोल रहा है, डिस्टेंस क्या होगा, जो प्लानेट होगा, मान लो ये हमारा क्या है, ये है यहाँ पे हमारा सन है, यहाँ पे प्लानेट है, ठीक है। तो ये जो टाइम होगा, ये पूरा टाइम रेवोल्यूशन हो जाएगा, वो हो जाएगा टी। और फिर जो हो जाएगा डिस्टेंस जो हो जाएगा प्लानेट और सन के बीच का, प्लानेट और सन का हो जाएगा वो आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम डिस्टेंस हो जाता है हमारा, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सन, प्लानेट टू सन, डिस्टेंस फ्रॉम प्लानेट टू सन, ठीक है। ये हो जाता है हमारा। तो अभी इसी की इक्वेशन फॉर्म क्या यहाँ बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ पीरियड्स। तो पीरियड क्या बोल रहा है, स्क्वायर हो रहा है, ये स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर एनी प्लानेट अबाउट द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसको बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स मीन डिस्टेंस। तो जो हमारा आर है, ये क्यूब है, उसमें क्या है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब है ये। तो ये हो गया इसका इक्वेशन। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, ये टी स्क्वायर इक्वल कर देते हैं इज इक्वल टू के, और ये हो जाता है आर, और ये होता है टी। जैसे इसमें क्या है हमारा, क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारा के है इसमें। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे, अब मान लीजिए यहाँ पे सन है, तो यहाँ दो प्लानेट है, ठीक है। दो प्लानेट है यहाँ, प्लानेट 1 प्लानेट 2, यहाँ पे सन,
ठीक है। तो अभी ये जो रिवॉल्व होगा तो एक प्लानट के मान लो जो रिवॉल्व होने के लिए वो T1 है, दूसरा प्लानट है T2 है, उसका जो डिस्टेंस है एक का है R1 है, दूसरे का R2 है, ठीक है। तो ये अगर ये दो प्लानट हो जाएंगे तो कैसे क्या करेंगे, तब मीन निकालेंगे। तो मीन निकाल इक्वेशन बनाएंगे तो ये किस तरह से बनेगा, तो ये हो जाएगा T1 बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा T2, ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल R³ बराबर R³, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बनेगा अगर जब हमारा दो प्लैनेट रहेंगे या दो से ज़्यादा रहेंगे तो इस तरह से हमने देखा केपलर्स के 3 लॉ थे, ठीक है। पहला लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ हमने देखा, उसका डेफिनेशन देखा, उसका इक्वेशन देखा, उसका कंसेप्ट समझ के ले लिया, ठीक है। अभी हम इसमें देखेंगे कैसे न्यूटन ने केपलर्स लॉ में अपना क्या कंक्लूजन निकाला, क्या कंट्रीब्यूशन किया इस लॉ में, ठीक है। अभी हमने बेसिक पढ़ लिया, केपलर्स के 3 लॉ थे, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, ये 3 हम पढ़ लिए। तो अभी देखते हैं अगले हम कैसे न्यूटन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इस केपलर्स लॉ में, ठीक है। तो अब हमारा ये हो गया, हमें इक्वेशंस और हमने जो भी इक्वेशंस निकाले वो हमें याद रखना है, आगे हम यूज़ करने वाले किस तरह से केपलर्स और ये न्यूटन आपस में कंक्लूजन निकालते हैं इसमें। तो इसको मैं यहाँ निकाल देता हूँ। तो अभी ये 3 लॉ से हमें पता अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि प्लैनेट्स का जो मोशन होता है, अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन मिलता है किस तरह से होगा, किस तरह से मोशन होता है, ये हमें 3 लॉ से पता चलता है। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि जो प्लैनेट्स मूव हो रहे हैं उनका फिजिकल एक्सप्लेनेशन है प्लैनेट्स मोशन का, वो केपलर से नहीं दे पाए। तो यहाँ पे न्यूटन ने क्या किया, कि जो केपलर ने बोला था, जो माना था कि प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उन्होंने क्या माना, तो केपलर से क्या पता चल रहा था, यहाँ पे सन है तो जो प्लैनेट्स हो रहे हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो केपलर लॉ से हमें पता चल रहा था कि ये जो प्लैनेट्स हैं वो क्या आ रहे हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, यहाँ पे इसमें एलिप्टिकल प्लैनेट यहाँ पे सन के और यहाँ पे। तो जब ही न्यूटन आए तो न्यूटन ने क्या बोला कि जो उन्होंने क्या अज्यूम किया, माना कि जो हमारा सन है तो जो प्लैनेट्स बोला ये सर्कुलर पाथ में यहाँ पे प्लैनेट क्या करेंगे, मूव होंगे, सर्कुलर पाथ में प्लैनेट होंगे, मूव होंगे सर्कुलर पाथ में, इस तरह से तो इस तरह से मूव होंगे, ऐसा न्यूटन ने अज्यूम किया। तो जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट सर्कुलर ऑर्बिट in circular orbit a centripetal force act on a planet, act on the direction toward center द क्या हो जाएगा, सन है, and the magnitude क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसमें, या फिजिकल टू क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स एफ हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा एम हो जाएगा, वी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जिसमें ये हमारा एम है, मास ऑफ प्लैनेट है, मास ऑफ प्लैनेट वो है एम है, ठीक है। अब वी क्या हमारा लीनियर वेलोसिटी है, वी हमारा क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी हमारा क्या है, वी हो गया। आर क्या है, रेडियस हो गया, इसमें रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है ना, सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगा, आर। तो ये हमारा बन जाता है इस इक्वेशन से। अब क्या होता है, और वी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 revolution velocity is equal to by period of revolution। आप कंफ्यूज मत होना, ये कहाँ से आ रहा है, ये हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था। ये क्या आ रहा है, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम ना, यहाँ पे देखो डिस्टेंस की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, ये पहले ही चैप्टर से आ रहा है, तो वही हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन ये कंप्लीट करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, ये होता है 2πr, जो कि हम सर्कुलर मोशन लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, सर्कुलर मोशन में किस तरह से ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है बाय
और ये टाइम पीरियड क्या हो जाता है हमारा, टाइम कितना है t, ये हमारा टाइम t हो गया। तो ये हो गया इक्वेशन हमारा, ठीक है, ये इक्वेशन निकल गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम मिटाते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। तो अभी इतना तो समझ में आ गई हो, समझ में आ गया ही होगा, ठीक है, कैसे यहाँ से इस फोर्स का इक्वेशन निकाला, फिर किस तरह से हम जो वेलोसिटी निकाला, उसका जो वेलोसिटी किस तरह से निकाला 2πr/t, ये निकाल दिया है। तो आगे हम क्या सॉल्व करेंगे देखते हैं, ठीक। तो इससे पहले जो हमने पहला इक्वेशन निकाला था, फोर्स = mv²/r निकाला था ना। तो अभी क्या करेंगे हम, ये v की वैल्यू यहाँ पे इस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फोर्स = m हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो इसको हम कैसे यहाँ लिख देते हैं, अलग से लिख देते हैं, ये m के साथ इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2πr/t। तो ये हो जाएगा, v की वैल्यू निकालेंगे तो t हो जाएगा, t²। ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो अगर इसमें देखा जाए तो अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा m और ये r, तो ये देखा जाएगा 4 हो जाएगा, 4π और ये π², ये r², ये t² हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो एक r, ये r कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आएगा 4π²। तो यहाँ पे ये 4π यहाँ पे चला आया, तो ये हो जाएगा t², और यहाँ पे इंटू ये क्या हो जाएगा 4π², तो ये हो जाएगा mr। तो कैसा am यहाँ पर था, एक r कैंसिल हुआ तो एक r बचा था ना, r² था। तो ये इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पर F = ये इक्वेशन हमारा बनता है। तो अभी अगर हम देखें, याद करें केपलर थर्ड लॉ, तो अगर हम थर्ड लॉ की बात कर रहे हैं, हमारा जो केपलर थर्ड लॉ था उसमें क्या था, t² = t तो अगर थर्ड लॉ की बात करें तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, t² = k r³ था, ठीक है। तो अभी ये क्या करते हैं, t² यहाँ पे है, तो ये जो t² की वैल्यू है हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4πr², ये हो जाता है mr, तो ये हो जाता है kr³, ठीक है, kr³ हो जाएगा। तब इसमें क्या होगा, एक r तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक r कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा, फोर्स = 4, तो ये हो जाएगा 4π² mr, सॉरी r तो कैंसिल हो गया था ना यहाँ पे, तो बचा क्या, kr², ये बचा। अब इसमें अगर देखा जाए हमारा जो m ये टर्म है, ये mr, ये ठीक है, ये टर्म, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, तो ये जो हमारा फोर्स है, फोर्स जो डायरेक्ट, इससे कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mr², ठीक है, ये इक्वेशन आता है हमारा। तो अभी ये इक्वेशन कहीं सुना पढ़ा लगता है हमारा। तो हमने देखा हम कैसे केपलर्स लॉ से, हम किस तरह से केपलर्स लॉ के न्यूटन लॉ उसमें क्या कंक्लूजन निकालते हैं। अभी यहाँ पे अभी केपलर्स लॉ था हमारा, सब सारे लॉ थे, उसमें से हमने क्या क्या डेराइव करके हमारा न्यूटन ने कंक्लूजन क्या निकाला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो अभी इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको यहाँ से निकाल दिया, तो कंक्लूजन क्या निकलता है न्यूटन का। तो इसी इक्वेशन जैसे हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था ना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अभी यहाँ पे जो प्लानेट है, दो प्लानेट, यहाँ पे मान लो सन है, यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है, प्लानेट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सन है, ये प्लानेट है, तो क्या कर रहा है, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहले क्या कंक्लूजन निकलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, पहला होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, पहला कंक्लूजन ये न्यूटन का निकलता है केपलर्स लॉ से। और दूसरा क्या निकलता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दे, ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा इन दोनों का इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा आर का, ये इन दोनों का। तो ये सेकंड कंक्लूजन निकलता है, फर्स्ट कंक्लूजन निकलता है हमारा न्यूटन कंक्लूजन फ्रॉम केपलर्स लॉ का। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही था। आज के लेक्चर हमने सीखा मोशन इन प्लैनेट्स, केपलर्स लॉ, केपलर्स के 3 लॉ हमने सीखा,
और फिर हमने आज इसमें कंक्लूजन ऑफ न्यूटन फ्रॉम केपलर्स लॉ, ये चीज़ें सीखा किस तरह से न्यूटन ने एज्यूम करके केपलर्स लॉ से अपना जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला वो हमने सीखा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। अब हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। और हाँ, भूलिएगा मत,